दूसरा कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में हम पहला पॉइंट इसमें अगर देखें तो भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का जो अभाव था, उसके कारण जो है कहीं न कहीं तुर्कों को जो है सफलता प्राप्त हुई। उस समय भारत में जाति प्रथा विद्यमान थी और जाति प्रथा ने जो है भारतीय समाज में संकीर्णता उत्पन्न कर दी। तुर्कों को भारतीय राष्ट्रीय सेना का सामना नहीं करना पड़ा। इससे क्या हुआ कि तुर्कों का कार्य आसान हो गया। वो किसी भी राजपूत शासक को पराजित करते थे तो फिर उस राज्य पर उनका अधिकार हो जाता था, वहाँ की जनता द्वारा कोई प्रतिरोध नहीं किया जाता था। यही अगर भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना यदि होती भारतीय जनता में, तो कहीं न कहीं से वो अपने राज्य पर अधिकार न करने देते और उनसे लड़ते, युद्ध करते। और जब राज्य पर अधिकार हो जाता था तो चूंकि भारतीय जनता में या उस राज्य की जनता में राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, तो जनता के लिए ऐसा लगता था कि अभी कोई दूसरा शासक था, अब कोई दूसरा शासक आ गया है। अभी तक वही राजपूत शासक था, अब कोई दूसरा तुर्क सुल्तान आ गया, तुर्क शासक आ गया। तो ये कहीं न कहीं राष्ट्रीयता की भावना के अभाव के कारण जो है ये सब घटित हुआ। इसी में राजनीतिक कारण में ही दूसरे पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो उस समय राजनीतिक एकता का अभाव देखने को मिलता है। तुर्कों की सफलता का एक बहुत बड़ा कारण जो है भारतीय शासकों में राजनीतिक एकता का अभाव था। उस समय कोई एक भारत में सार्वभौमिक साम्राज्य नहीं था, जैसे कि आपने प्राचीन इतिहास में पढ़ा होगा मौर्य साम्राज्य, उस तरीके का उतना विशाल साम्राज्य नहीं था। गुर्जर प्रतिहार थे और वो कहीं न कहीं काफी शक्तिशाली भी थे, लेकिन उन्होंने राजनीतिक एकता स्थापित नहीं करनी चाहिए या नहीं कर सके। अगर वो ऐसा कर सकते तो उत्तर पश्चिम की सीमा सुरक्षित हो जाती, तो ये जो तुर्क आक्रमणकारी थे उनको पराजित किया जा सकता था और वो भारत में प्रवेश न कर पाते। इसी संदर्भ में एल श्रीवास्तव, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव कहते हैं कि यह युद्ध जो तुर्कों से होता था वो प्रत्येक राजा का अपना अकेले का युद्ध होता था, जैसे कि वह अपने लिए, अपने राज्य के लिए लड़ता था, ना कि संपूर्ण देश के लिए वो युद्ध करता था। तीसरा पॉइंट है वंशानुगत शासन एवं सामंत प्रणाली। तो वंशानुगत शासन में क्या था कि राजपूत शासकों में उनकी मृत्यु के बाद जो है उनका पुत्र शासक बन जाता था, चाहे वो अयोग्य ही क्यों ना हो। ये जो कारण है वो आपको अभी तक आपने प्राचीन इतिहास में ही पढ़ा होगा या फिर दिल्ली सल्तनत में ही आप आगे चल के देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के या गुलाम वंश के पतन के कारण जब आप पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि जो भी वंशानुगत व्यवस्था होती है उसमें उत्तराधिकारी का योग्य होना जो है बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन ऐसा अक्सर आपने देखा होगा कि हो सकता है 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी या चौथी पीढ़ी तक आते आते उसमें से कोई ना कोई जो है एक अयोग्य शासक हो जाता है और जो है फिर उसका नुकसान जो है कहीं न कहीं उसके साम्राज्य या राज्य को उठाना पड़ता है। जबकि इस्लाम में क्या व्यवस्था थी, इस्लाम में सैद्धांतिक रूप से निर्वाचन की व्यवस्था थी। तो इससे क्या होता था कि कोई योग्य व्यक्ति ही उस ऊंचे पद तक पहुंच पाता था। और सामंती प्रणाली ने बहुत नुकसान पहुंचाया भारतीय राजनीति को, और सामंती प्रणाली राजनीति पतन के जो है अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। और फिर ये जो है इस सामंती प्रणाली की वजह से वो कहीं न कहीं आपने जो है जो तुर्क आक्रमण हुआ उससे अपनी रक्षा नहीं कर पाए। और सामंती प्रणाली की वजह से क्या हुआ कि जो विभिन्न राजपूत शासक थे वो आपस में ही युद्ध करके अपनी शक्ति को जो है कमजोर कर गए। चौथा पॉइंट है योग्य नेतृत्व। अगर आप देखेंगे कि तो तुर्कों में तमाम योग्य जो है नेता उभर के आए, सैनिक नेतृत्व जो जिन्होंने प्रदान किया, जैसे ऐबक हो गए, गोरी हो गए, बख्तियार खिलजी हो गए। इस तरीके का योग्य नेतृत्व जो है राजपूत शासकों में नहीं उभर पाया। और देखा जाए तो इस समय जो समय की जो मांग थी उसके अनुरूप जो है
राजपूत नेतृत्व जो है परिस्थितियों के अनुरूप अपने को नहीं तैयार कर सका। जबकि अगर इसी तरीके की परिस्थिति में शिवाजी ने 17वीं सदी में जो है अपने आप को परिस्थितियों के अनुरूप जो है ढाल लिया था। तो ये जो है राजनीतिक कारण हो गए आपके 4 पॉइंट में। अगला पॉइंट है आपका तीसरा, सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण में पहला तो आप देखेंगे कि जाति प्रथा का प्रभाव। इस जाति प्रथा की वजह से भारतीय समाज जो है विभाजित हो चुका था और युद्ध करना वो कहीं न कहीं केवल क्षत्रियों का दायित्व समझा जाता था। और वहीं अगर मुस्लिम समाज में देखें तो मुस्लिम समाज में समानता की भावना थी। वो प्रत्येक व्यक्ति जो है युद्ध करता था और राज्य पर अपना अधिकार समझता था। तो अगर आप देखेंगे कि राजपूत और तुर्क संघर्ष जो है वो कहीं न कहीं से 2 व्यवस्थाओं का संघर्ष था। एक व्यवस्था थी जो पुरानी और कमजोर थी, जो कि ये राजपूत व्यवस्था थी, और दूसरी जो है युवावस्था में थी और अपनी जो है स्फूर्ति से जो है ताजगी से ओत-प्रोत थी। तो इसमें स्वाभाविक है जो पुरानी और कमजोर है उसको पराजित होना है, जो नई है युवावस्था में है अपने उसको जो है विजय हासिल होना ही था। सामाजिक कारण में ही दूसरा देखेंगे तो रूढ़िवादिता एक बहुत बड़ा कारण है। भारतीय समाज बिल्कुल जो है उस समय गतिहीन हो गया था, अप्रगतिशील हो गया था। इसी संदर्भ में अल-बरूनी ने भी कहा है कि हिंदुओं में जड़ता आ गई थी और उनमें अहंकार बहुत था। इस पॉइंट को की थोड़ी बहुत चर्चा हमने जो है जब अल-बरूनी मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत का सर्वेक्षण कर रहे थे तो उसमें अल-बरूनी को पढ़ाते वक्त हमने चर्चा किया था कि भारतीय जो है बहुत ही अभिमानी और घमंडी हैं। वो अपने देश, भाषा, संस्कृति जैसा को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और मानते हैं कि उनके जैसा कोई दूसरा देश या संस्कृति, भाषा नहीं। उसी संदर्भ में अल-बरूनी यहाँ कहता है कि वे अगर उनसे खुरासान और फारस के किसी विद्वान की कोई बात की जाए तो वो आपको मूर्ख और जो है झूठा समझेंगे। तो इस रूढ़िवादिता ने भी कहीं न कहीं भारतीय समाज को नुकसान पहुंचाया। तीसरा पॉइंट है इसी सामाजिक कारण में ही तुर्कों की दास व्यवस्था। तुर्कों की दास व्यवस्था से क्या हुआ कि एक संघर्षशील वर्ग का निर्माण हुआ और ये संघर्षशील वर्ग यानी जो तुर्क दास थे वो बहुत ही निर्णायक भूमिका अदा किए जो है तुर्क साम्राज्य को यहाँ भारत में स्थापित करने में, राजपूत शासकों को पराजित करने में। जबकि अगर आप ऐसा देखेंगे कि ऐसा कहा जाता है कि एक योग्य व्यक्ति का पुत्र जो है अयोग्य हो सकता है, लेकिन दास क्या होता था, जो तुर्क दास होते थे वो अपने स्वामी के गुणों को अपने अंदर जो है अपना लेते थे और तुर्कों को जो है इससे क्या हुआ कि योग्य नेता प्राप्त हुए। फिर चौथा है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में पहले हम सांस्कृतिक पतन की बात कर लेते हैं और इसमें धार्मिक कारण ने भी राजपूतों की पराजय में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो सांस्कृतिक पतन में देखा जाए तो इस समय जो है भारतीयों का नैतिक अवमूल्यन हो चुका था। धर्म के क्षेत्र में देखेंगे जो है मार्ग का विस्तार हो चुका था। मंदिरों में देवदासियां बड़े पैमाने पर रखी जाने लगी। बौद्ध मठ, विहार में अनाचार देखने को मिलता है इस समय। तांत्रिक और अश्लील साहित्य का विकास होता है। इनसे क्या हुआ कि हिंदू धर्म की जो पवित्रता थी और जो उसकी शक्ति थी वह नष्ट हो जाती है। फिर इसी में अगर एक पॉइंट देखें कि तुर्क जो है कहीं न कहीं जिहाद की जो है प्रेरणा से जो है प्रेरित थे। तुर्क जो है कोई भी युद्ध करते थे तो वो जो है धर्म के नाम पे भी करते थे। उनका ये था कि जिन क्षेत्रों में भी जाएं वहां पे इस्लाम धर्म का जो है प्रसार हो। तो वो एक प्रकार से देखा जाए तो इस्लाम के लिए युद्ध करते थे। तीसरा इसी में धार्मिक कारण में ही जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, हिंदुओं का भाग्यवादी होना। राजपूतों की पराजय का एक बहुत बड़ा कारण जो है हिंदुओं का भाग्यवादी होना है। हिंदुओं में जो है कर्तव्य की भावना लगभग समाप्त हो चुकी थी, वो भाग्यवादी थे।
तो जैसे कि आज भी आप देखेंगे तो आपको अपने आस-पास में या बहुत लोगों से ऐसा सुनने को मिल जाएगा कि जो कुछ किस्मत में लिखा होगा वो होगा, भाग्य में होगा। कर्तव्य करने में जो है बहुत लोग हैं कि जो विश्वास नहीं करते या फिर आधे-अधूरे मन से प्रयास करते हैं, तो उनको लगता है कि यही मेरे भाग्य में लिखा था। तो इसी तरीके से उस समय भी हिंदू कहीं न कहीं जो है, हिंदुओं में भाग्यवादी जो है दृष्टिकोण से प्रेरित थे। वो संसार को जो है नश्वर मानते थे, मरणशील मानते थे, संसार नष्ट हो जाएगा और सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो है उदासीनता का उनका दृष्टिकोण था। ये देखेंगे आप तो भारतीय जो है दर्शन पर भी ये आरोप लगाया जाता है कि उसमें पलायनवादिता का जो है कि बहुत तत्व मिलते हैं कि जो कुछ भी इस जीवन में है उसको किसी तरीके से काट लो, आगे ऊपर स्वर्ग लोक है, वहां पे असली जीवन है, वहां पे सुख की प्राप्ति होगी। ये संसार जो है नष्ट प्राय है, नश्वर है और सांसारिक वस्तुओं, भौतिक वस्तुओं के प्रति कोई लगाव नहीं, आकर्षण नहीं होना चाहिए। वहीं पे अगर देखेंगे तो तुर्कों की बात किया जाए और तो वो जो है भौतिक वस्तुओं से उनको लगाव था और भौतिकवादी थे और इसके लिए भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए वो संघर्ष भी कर सकते थे। जबकि भारतीयों में देखेंगे तो वो पराजय को अपना भाग्य मानते थे। ये नहीं वो मानते थे कि कहीं कोई किसी युद्ध में पराजित हो गए तो उनको ये लगता था कि ये पराजय हमारे भाग्य में लिखा हुआ था। इस ऐसा नहीं उनका सोचने का दृष्टिकोण था कि इस युद्ध में हम पराजित हो गए तो क्यों हो गए, उसका विश्लेषण करें और नई जो है युद्ध नीति अपनाएं, नए-नए तरीके इजाद करें, युद्ध कला अपनाएं। तो ये जो भाग्यवादी दृष्टिकोण था वो कहीं न कहीं तुर्कों की जो है सफलता का बहुत बड़ा कारण बना और राजपूतों की पराजय का ये कारण बना। तो इतने सारे पॉइंट हुए आपके, मगर मेजर पॉइंट की बात किया जाए तो 4 प्रमुख ही जो है आपके कारण हैं। सैनिक कारण, राजनीतिक कारण और जो है सामाजिक कारण और धार्मिक कारण। इसमें कुछ छोटे-छोटे 3-3 प्रत्येक कारण में मेजर पॉइंट कारण में 3 या 4 पॉइंट बन रहे हैं। अगर इस तरीके से आप देखें तो एक-एक में अगर 4-4 जो है छोटे-छोटे पॉइंट हैं उनमें 5-5 लाइन अगर देखा जाए, लिखा जाए तो अ, कुल मिला के जो है अगर 4 छोटे पॉइंट हैं तो 4 छोटे पॉइंट में जो है आपका अ, अगर एक-एक में 5-5 लाइन लिखा आपने तो 20 लाइन ऐसे हो गई। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो चारों कारणों को मिला के लगभग अ, आपका 800-900 शब्दों में जो है ये उत्तर हो जाएगा। और कभी-कभी क्या होता है कि हम किसी चीज़ का इतना ज़्यादा अध्ययन कर लेते हैं कि उसको उत्तर लिखने में जो है हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसको समेटने में दिक्कत होती है। तो इस तरीके से आप प्रत्येक पॉइंट को जो है को अपने उत्तर में लिखने का प्रयास करिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसमें दूसरा प्रश्न बनने की कोई संभावना नहीं है, इसमें बस यही है कि तुर्कों की सफलता अ, के क्या कारण थे या दूसरा प्रश्न बन सकता है कि राजपूतों की पराजय के कारण थे। बाकी कोई दूसरे प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही कम है। तो प्रत्येक जो ये 4 कारण हैं, उन 4 मेजर कारण उसी में अगर आपने 4-4 5-5 जो है छोटे-छोटे पॉइंट बना के 5 लाइन अगर आपने लिख दिया तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। कभी-कभी बहुत ज़्यादा जो है पढ़ लेना फिर उसको जो है याद कर लेना। कभी क्या होता है कि शुरू के 3-4 पॉइंट बहुत याद हैं आपको, तो उनको आपने बहुत लिख दिया, उसके आगे कुछ लिखना ही नहीं आ रहा है, तो उससे उत्तर पूरा नहीं हो पाता, तो उसपे ज़्यादा अंक मिलने की संभावना नहीं होती। आप सभी पॉइंटों को टच करें तो आपका उत्तर जो है पूरा होगा और आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। थैंक यू।